मिश्रा आपको 11th का फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था डायमेंशंस एनालिसिस पार्ट 1। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डायमेंशंस एनालिसिस पार्ट 2। तो डायमेंशंस एनालिसिस पार्ट 2 में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वह है होमोजेनिटी प्रिंसिपल्स। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की यदि मैं एक ओवरव्यू देना चाहूँ आपको, या फिर मैं एक सिंपल सी बात आपसे बोलना चाहूँ, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमसे ये कहता है कि सेम काइंड की चीज़ें ही आपस में ऐड की जा सकती हैं, सेम काइंड के फिजिकल क्वांटिटीज़ ही सब्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं, और सेम काइंड के फिजिकल क्वांटिटीज़ ही आपस में कंपेयर किए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 2 किलो न्यूटन का फोर्स है, या फिर हमारे पास फोर्स है, उसमें मैं वेलोसिटी डायरेक्ट ऐड करना चाहूँ तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि फोर्स जो है वो अलग क्वांटिटीज़ है, वेलोसिटी जो है वो अलग क्वांटिटीज़ है। तो दोनों कैसे होने चाहिए, सेम काइंड के फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगे तभी हम उन्हें ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर कंपेयर कर सकते हैं। या ऐसा हो सकता है, मैं कहूँगा 2 किलो न्यूटन फोर्स में 2 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी ऐड कर दो डायरेक्ट, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ है, वो अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ है। तो सेम काइंड के ही फिजिकल क्वांटिटीज़ आपस में ऐड या सब्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायमेंशंस एनालिसिस में। और इनके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि इसके कारण डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ईच एंड एवरी फैक्टर ऑन बोथ साइड ऑफ अ गिवन रिलेशनशिप मस्ट बी सेम। यदि मान लीजिए कि आपके पास कोई इक्वेशंस है, कोई फार्मूला है, तो उसमें जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो ईच एंड एवरी जितने भी होंगे, मान लो आप लेफ्ट हैंड साइड देखना चाह रहे हो, राइट हैंड साइड देखना चाहते हो, दोनों साइड वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, सेम काइंड के होने चाहिए। इसमें यदि मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँ तो मैं कहूँगा अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, या फिर कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल, सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी can be added, can be subtracted, या फिर आप कहेंगे कैन बी कंपेयर। सेम काइंड के पैरामीटर या सेम काइंड के फिजिकल क्वांटिटीज़ को ही आपस में ऐड कर सकते हैं और उन्हें सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूँ फोर्स में फोर्स ऐड करेंगे, वेलोसिटी नहीं, तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया आपको एक सिंपल सी पॉइंट। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी कैन नॉट बी डायरेक्टली एडेड टू फोर्स में डायरेक्टली आप वेलोसिटी को नहीं ऐड कर सकते हैं। ये कौन बोलता है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल्स बोलता है कि सेम काइंड के ही पैरामीटर को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। अब यदि हम बात करें कि होमोजेनिटी प्रिंसिपल्स का क्या फ़ायदा है, तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल्स को हम बेहतर समझने के लिए मैं आपसे कहूँगा, यहाँ पर होमोजेनिटी प्रिंसिपल्स को यदि हम बेहतर समझना चाहते हैं तो मैं आपसे यहाँ पे बोला फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक इक्वेशंस है, वो इक्वेशंस क्या है, इक्वेशंस है v² = u² + 2as, v² = u² + 2as। तो यहाँ पे मैं डायमेंशनल फार्मूला की बात करूँ, किसकी बात करूँ, डायमेंशनल फार्मूला डायमेंशनल फार्मूला ऑफ v²
वी स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला, तो वी क्या है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी का यदि डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे तो क्या आएगा, एल टी टू द पावर -1, और उसको स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, और m में कुछ नहीं है तो m टू द पावर क्या हो गया, 0। ये तो डायमेंशन एनालिसिस क्या आ गया, वी स्क्वायर का आएगा। सिमिलरली डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यू स्क्वायर, सिमिलरली हमने क्या कहा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यू स्क्वायर। यू स्क्वायर का हम देखना चाहते हैं, यू भी क्या है, वेलोसिटी है, तो ये भी क्या हो जाएगा फिर से m टू द पावर 0, l टू द पावर 2, t टू द पावर -2, ये हमारे पास आ गया क्या, यू स्क्वायर का। अब आपने ये नोट कर रखा होगा, अब यदि हम बात करें किसकी, 2as की, किसकी बात कर रहे हैं, 2as, तो मैं यदि डायमेंशनल फार्मूला किसकी बात करूं, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ 2 क्या है, 2 एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं, m भी 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0। और यदि हम डायमेंशनल फार्मूला किसकी बात करें, a की बात करें, तो a क्या है, एक्सेलरेशंस। तो एक्सेलरेशंस में आप जानते हैं क्या होता है, l t टू द पावर -2, तो यहाँ पे हमने लिख दिया m के पावर 0, l t टू द पावर -2। फिर मैं बात करूँ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ s क्या है, डिस्टेंस, तो ये क्या हो गया, m टू द पावर 0, l t टू द पावर 0। अब यदि 2as की एक साथ में देखना चाहूँ कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ 2as क्या होगा, तो ये क्या हो गया, m, ये जो l है l स्क्वायर हो जाएगा, m टू द पावर 0, l स्क्वायर t टू द पावर -2। तो ये हमारे पास क्या हो गया, v स्क्वायर हो गया, ये u स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया, 2as हो गया। इन तीनों की वैल्यू यदि हम अपने ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन नंबर 1 में मैं पुट कर दूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे फिर से आपको इरेज करके आगे ले चलता हूँ। मैंने कहा नाउ पुट ये आप साथ साथ में नोट भी करते रहेंगे। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, जो हमने क्या, इक्वेशन 1 बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर 2as, जो कि क्या है, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। वी स्क्वायर की जो हमारे पास हो गया m, l टू द पावर 2, t टू द पावर -2, और u स्क्वायर की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, m टू द पावर 0, l टू द पावर 2, t टू द पावर -2। 2as की बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं एक एक का आप कहें तो मैं लिख देता हूँ, m l टू द पावर 0, t टू द पावर 0, ये किसके लिए हो गया, 2 के लिए। एक्सीलरेशंस के लिए बात करें तो m पावर टू द 0, l t टू द पावर -2। डिस्टेंस की बात करें m टू द पावर 0, l t टू द पावर 0, तो ये क्या बन जाएगा फाइनली, m टू द पावर 0, l स्क्वायर t टू द पावर 2, और इधर भी आप देखेंगे m टू द पावर 0, l स्क्वायर t टू द पावर -2, m टू द पावर 0, l स्क्वायर t टू द पावर -2। तो आप देखेंगे ये जो पैरामीटर है, ये जो पैरामीटर है मतलब सेम काइंड के, सेम डायमेंशनल फार्मूला के क्वांटिटीज़ आपस में ऐड किए जा रहे हैं और ये आपस में कंपेयर भी किए जा रहे हैं। तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ तो डायमेंशनल फार्मूला ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दो के दोनों साइड में क्या है, ये सेम है, इसीलिए हम इन्हें आपस में कंपेयर कर सकते हैं, इन्हें ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, LHS, और ये क्या हो गया, RHS। तो मैंने क्या बोल दिया, द डायमेंशनल फार्मूला ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू
right hand side. So we can say that v square equal to u square plus 2as is a homogeneous इक्वेशन, या फिर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इस इक्वेशंस के लिए वैलिड है, क्योंकि इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो क्या है, इक्वल है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की यदि हम बात करें, हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। तो एज पर डायमेंशंस एनालिसिस हम जो वेरिएबल्स और कांस्टेंट है उन्हें 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला जो कैटेगरी है वो है डायमेंशनल वेरिएबल्स। तो डायमेंशनल वेरिएबल वो वेरिएबल्स, वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, या कहेंगे वो फिजिकल वेरिएबल्स हैं जो पजेस करते हैं सर्टेन डायमेंशनल फार्मूला, जिनका कुछ डायमेंशनल फार्मूला होता है, लेकिन उनकी जो वैल्यूज़ होती है ना वो वेरी करती है, बट देयर वैल्यूज़ आर वेरीज, उनकी वैल्यूज़ जो है वो वेरीज करेगा। ऐसे हम वेरिएबल्स को क्या बोलेंगे, डायमेंशनल वेरिएबल्स। तो मैं यहाँ पे आपसे बोलूँगी डायमेंशनल वेरिएबल्स क्या क्या हो सकते हैं। तो डायमेंशनल वेरिएबल्स हो सकता है मास, क्या हो सकता है, मास। इसका डायमेंशन एनालिसिस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, डायमेंशनल फार्मूला m आएगा। इसका और एग्जांपल क्या हो सकता है, लेंथ, क्या हो सकता है, लेंथ। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, l। और इसका मैं बात करूँ तो क्या हो सकता है इसमें, वेलोसिटी, क्या हो सकता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए क्या है, l t⁻⁻⁻1। तो ये सब कैसे हैं, डायमेंशनल वेरिएबल्स हैं जिनका कुछ डायमेंशनल फार्मूला भी होगा और इनकी जो वैल्यूज़ रहती है वो चेंज होती रहती है। जैसे कोई भी गाड़ी किसी वेलोसिटी से जा रहा है वो कम ज़्यादा हो सकता है, मास कम ज़्यादा कर सकते हो, लेंथ कम ज़्यादा कर सकते हो, ये वेरी भी हो रहा है, इनका कुछ सर्टेन डायमेंशनल फार्मूला भी होगा। सेकंड जो हमारा टाइप है वो क्या है, नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स। नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू तो वेरीज कर रही है लेकिन इनका कोई भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता। तो मैं कहूँगा नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच डज नॉट पजेस एनी डायमेंशनल फार्मूला, जिनका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता, बट देयर वैल्यूज़ वेरीज, लेकिन उनका वैल्यू जो है वो क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। ऐसे क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलेंगे, नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स बोलेंगे। तो नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स की मैं यदि बात करूँ तो नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स में आपके पास जो आएंगे वो कौन कौन से होंगे, नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स। तो देखिए, तो नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स को यदि हम देखना चाहते हैं तो नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स हमारे पास क्या है, स्ट्रेन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो स्ट्रेन को मैं दिखाता हूँ आपको, इसका एग्जांपल क्या है, स्ट्रेन। स्ट्रेन का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता। यदि स्ट्रेन को आपको डिफाइन करना हो तो स्ट्रेन क्या है, तो ये है चेंज इन लेंथ। क्या होता है, चेंज इन लेंथ की जगह मैं बोल दे रहा हूँ चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशंस, ओरिजिनल डायमेंशंस, ठीक है। तो ऊपर भी डायमेंशंस है, नीचे भी डायमेंशन है, डायमेंशंस कैंसिल आउट, इसका कोई भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा, लेकिन स्ट्रेन की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, घटती बढ़ती रहती है। दूसरा हमारे पास जो नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स है वो दूसरा मैंने बोला स्पेसिफिक ग्रेविटी। दूसरा क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड to the density of standard fluid, density of standard fluid। तो नीचे भी डेंसिटी, ऊपर भी डेंसिटी, डेंसिटी कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसका कुछ भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं आएगा, लेकिन इनके जो वैल्यू है वो वेरीज करते हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स, ठीक है। थर्ड हमारे पास जो पॉइंट है वो है डायमेंशनल कांस्टेंट। तो डायमेंशनल कांस्टेंट वो है जो कुछ न कुछ डायमेंशनल फार्मूला को, जिनका कुछ न कुछ डायमेंशनल फार्मूला होता है, लेकिन जो इनकी वैल्यू है वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है प्लांक्स कांस्टेंट या फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसे डिफाइन करना हो तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, आप कहेंगे दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच पजेस डायमेंशनल फार्मूला एंड देयर वैल्यूज़ रिमेन सेम। इनका डायमेंशनल फार्मूला तो होगा लेकिन इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसका एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या है बेस्ट एग्जांपल इसका,
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये जब हम ग्रेविटी चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इसको देखेंगे। तो मैंने इसको बोला यहाँ पे क्या होगा, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नेक्स्ट इसका एग्जांपल आप देखना चाहें तो प्लांक्स कांस्टेंट। जब हम रेडिएशंस पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे इसकी हम बातें करेंगे। क्या देखने वाले हैं, प्लांक्स कांस्टेंट। तो ये इनका कुछ न कुछ डायमेंशनल फार्मूला तो होता भी है, और हम डायमेंशनल एनालिसिस में इम्पॉर्टेंट जो हमारा क्लास होगा उसमें इसका हम डायमेंशनल फार्मूला भी निकाल के आपको दिखाएंगे कि किन किन पैरामीटर पर डिपेंड होता है और क्या आएगा। बहुत ही ज़्यादा आसान है, वहाँ देखेंगे। तो इनका डायमेंशनल फार्मूला तो है, लेकिन वैल्यूज़ हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लास्ट हमारे पास जो है वो है नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट। तो आप कहेंगे दोज फिजिकल क्वांटिटीज़, वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है, लेकिन इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, कांस्टेंट होती हैं। तो आप कहेंगे दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच डज नॉट पजेस एनी डायमेंशनल फार्मूला एंड देयर वैल्यूज रिमेन सेम और कॉल्ड नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट। तो इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है प्योर नंबर। क्या एग्जांपल है, प्योर नंबर। ठीक है, प्योर नंबर में क्या आ जाएगा, 1 2 3 जो भी ब्ला ब्ला ब्ला। और पाई जो है इसमें आएगा, पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 जो भी आप लिखें। ठीक है, ई। तो ये सब क्या है, कांस्टेंट है, इनका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता, लेकिन इनकी वैल्यूज़ जो होती है नॉन डायमेंशनल एंड एज वेल एज कांस्टेंट। कोई डायमेंशनल फार्मूला भी नहीं है और इनकी वैल्यूज़ क्या है, कांस्टेंट भी है। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट्स। तो ठीक है, तो हमने ये इन चारों को देख लिया। अब हम बात करने जा रहे हैं, हमारे पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन इसको हम अप्लाई कहाँ करेंगे, इसका एप्लीकेशंस क्या है। एप्लीकेशंस जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एप्लीकेशंस के बिना कोई भी चीज़ें पढ़ी नहीं जाती है, उसको जब तक आपको कोई ज़रूरत नहीं होता आप क्यों पढ़ोगे। तो एप्लीकेशंस में सबसे फर्स्ट जो आप पहली मैं एप्लीकेशंस बोलूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है टू कन्वर्ट द फिजिकल क्वान्टिटीज़ फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम। मैंने आपको जब डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ाया था तो मैंने वहाँ पे आपको बताया भी था कि डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हम यूनिट कन्वर्जन भी कर सकते हैं। यदि मान लीजिए कोई आपके पास यूनिट एसआई यूनिट में दिया है और आपसे मैं पूछूं कि सीजीएस में उसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और आपको मैं आज की क्लास में दिखाऊँगा भी। ठीक है, तो एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में बोलूँ कि इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वान्टिटीज रिमेन्स सेम वट वेयर मे बी द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आसान भाषा में मैं आपसे बोलूं कि तो फिजिकल क्वांटिटीज़ मैंने मान लिया कि कोई फिजिकल क्वांटिटीज़ है, उसको मैंने किससे डिनोट कर रहा हूँ, क्यू से। और मैंने आपको बताया था कोई फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होता है मेज़रमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये क्या हो गया, एन इंटू यू। एन जो है वो क्या है, एन जो है नंबर है, एन क्या है, नंबर है। यू क्या है, यूनिट। यू क्या है, यूनिट। अब यदि मान लीजिए कि हमारे पास एक सिस्टम किस में है, एसआई यूनिट में है, और दूसरा सिस्टम हमारे पास किस में है, सीजीएस यूनिट में है। तो Q की मैं बात करूँ तो Q इक्वल टू मैं कह सकता हूँ N1U1 और ये N2U2 के बराबर हो जाएगा। तो ये एसआई में यदि हम उस फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करेंगे तो हो सकता है नंबर जो आए, जैसे आप कह सकते हैं कि लेंथ को मैं मेज़र कर रहा हूँ एसआई यूनिट में, तो हो सकता है 1 मीटर आए, और उसी को मैं सीजीएस में सीजीएस में मेज़र करूँ तो हो सकता है 100 सेंटीमीटर आए। तो ये U1 जो है ये अलग यूनिट है, U2 जो है अलग यूनिट है, N1 अलग नंबर है, N2 अलग, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट या फिर ये आपस में हमेशा बराबर होंगे। यही बोलता है क्या, हमारा मेजरमेंट डायमेंशन एनालिसिस बोलता है, और इसी के बिहाफ पे हम लोग यूनिट कन्वर्जन कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे देखा Q इक्वल टू N इंटू यू। एसआई यूनिट में मैंने क्या मान लिया, N1U1, और सीजीएस यूनिट में हमने क्या मान लिया, N2U2। अब इसी थोड़ा सा और देखिए, N1 क्या है, N1 जो है नंबर है, N1 जो है मैंने लिख दिया नंबर इन एसआई यूनिट। किस में हो गया, एसआई यूनिट। और फॉर एग्जांपल मैं मान के ले चल रहा हूँ N2 जो है ये क्या है, ये भी मेजरमेंट में एक नंबर मिला आपको, मैग्नीट्यूड मिला, ये किस में मिल गया, सीजीएस यूनिट में। किस यूनिट में आपने इसको देखा, सीजीएस यूनिट में। अब मैं UN की बात करूँ, UN जो है मेजरमेंट है, इसे मैंने क्या बोल दिया, M1 टू द पावर A, L1 टू द पावर B, T1 टू द पावर C। सिमिलरली यदि मैं U2 की बात करूं तो हमारे पास क्या हो गया, M2 टू द पावर A, L2 टू द पावर B,
m2 टू द पावर a, l2 टू द पावर b और t2 टू द पावर c। ठीक है, तो ये हमारे पास n1 n2 u1 u2 हो गए। अब इन्हें हम आपस में कंपेयर करना चाहें तो हम कैसे कंपेयर करेंगे, ये देखिएगा। इनको यदि हमें कंपेयर करना है तो एक मैं यहाँ से पेज ऐड कर लेता हूँ। चीज़ें यदि मैं इसे कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो हमारे पास क्या आ गया, n1 u1 इक्वल टू हमारे पास क्या है n2 u2। अब n1 को हम n1 को देखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा n2 u2 अपान u1, और u2 अभी अभी हमने u1 u2 देखा है, u1 u2, तो u1 की बात करें तो ये क्या है m1 टू द पावर a, m1 टू द पावर a, l1 टू द पावर b, t1 टू द पावर c, और u2 अभी हमने देखा है ये क्या हो गया m1 टू द पावर b, सॉरी m2 टू, सेम वैसे ही होगा, m2 टू द पावर a, l2 टू द पावर b और t2 टू द पावर c। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये आप पुट कर दीजिए, तो आप पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको मिला n1 इक्वल टू n2 और u2 की जगह आपने क्या रख दिया m2 अपॉन m1, इसके पावर क्या आ गया a आ गया। फिर आपने देखा l2 अपॉन l1, इसके पावर क्या आ गया, इसके पावर आ गया b। फिर हमने देखा t2 अपॉन t1 और इसके पावर क्या आ गया हमारे पास c। ये हमारे पास एक फार्मूला आ गया, इस फार्मूले का बहुत ज़्यादा यूटिलाइज है। यूनिट कन्वर्जन करना चाहते हैं तो n1 निकालना है तो ऐसे कर सकते हैं। अब हमें ये n2 निकालना है, क्या निकालना है n2 निकालना है, तो n2 इक्वल टू क्या कर दूंगा मैं n1। अब ये ऐसा हो जाएगा m1 अपॉन m2 टू द पावर a, l1 अपॉन l2 टू द पावर b, t1 अपॉन t2 टू द पावर c। तो चाहे आप इधर से उधर कन्वर्ट करना चाहें, उधर से इधर कन्वर्ट करना चाहें, इस फार्मूले से आप चीज़ों को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखने वाले हैं। यहाँ पे आपने देखा यूनिट कन्वर्जन हमने कैसे करेंगे, ये आगे हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चंस ये है कन्वर्ट वन डाइन इनटू न्यूटन। यदि आपको वन डाइन को आपको यूनिट न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, अब ये बातें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए डाइन और न्यूटन क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो है फोर्स की यूनिट है। किसकी है, किसकी यूनिट है, फोर्स की। तो फोर्स को यदि आप मेज़र करना चाहें, किस में मेज़र करना चाहें, एसआई में मेज़र करना चाहें, तो जो यूनिट होगा वो क्या होगा, न्यूटन होगा। और यदि आप सीजीएस में मेज़र करना चाहेंगे तो ये जो यूनिट होगा वो क्या होगा, डाइन होगा। तो फोर्स हम जानते हैं, हम लोगों को पहले से पता है फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशंस। मास का जो डायमेंशनल फार्मूला जो होता है m होता है, और हमारा जो एक्सेलरेशंस होता है वो क्या होता है lt टू द पावर -2 होता है। तो मैंने यदि फोर्स की मैं आपसे बोलूँ डायमेंशन एनालिसिस क्या हो गया, तो mlt टू द पावर -2 है। तो ये हमें पता है, इतना हमें पता है, क्योंकि फोर्स क्या होता है m इंटू a होता है। तो m हो गया, एक्सेलरेशन जो है lt टू द पावर -2। तो यहाँ तक कोई डाउट। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारे पास फार्मूला है q इक्वल टू क्या होता है, n इंटू यू होता है, और हम जानते हैं n1 u1 अपॉन n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। तो यहाँ पे इसको मैं मान ले रहा हूँ किस में, 1 वाले को मैं मान ले रहा हूँ डाइन में, और 2 वाले को मैं मान ले रहा हूँ किस में, न्यूटन में। किस में मान ले रहा हूँ, न्यूटन में मान ले रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, n1 इक्वल टू क्या आ गया, n2 u2 अपॉन u1। ठीक है, n2 u2 अपॉन u1। अब n1 इक्वल टू n1 को आपने डाइन में माना, n2 किसको, तो ये हमें थोड़ा सा, क्योंकि हमें इसमें n1 जो है दिया गया है, n1 की वैल्यू कितनी है, 1 डाइन पहले से दिया गया है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, n2 करना है। तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से मैनेज करना होगा। हम क्या करेंगे, n2 इक्वल टू n1 u1 अपॉन
N2 इक्वल टू N1 UN अपॉन U2, ठीक है। तो कुछ इस तरह से, क्यों? क्योंकि N1 जो है पहले से क्लियर है, ये 1 डाइन है, तो मैंने यहाँ पे N2 की बात करूँ तो N2 इक्वल टू क्या हो गया 1, N2 इक्वल टू क्या हो गया, N2 इक्वल टू हो गया 1। UN की वैल्यू जो है वहाँ से आप देखेंगे ये मेजरमेंट का डायमेंशनल फार्मूला आ गया है। 1 लगा है तो M1 L1 T1, 2 लगा है तो M2 L2 T2, और पावर जिसके पावर कुछ नहीं दिख रहा है उसके पावर 1 होता है, जिसके पावर कुछ नहीं होता उसके पावर क्या होता है 1 होता है। तो UN की हम बात करें तो ये क्या हो गया M टू द पावर 1 और M1 टू द पावर 1, L1 टू द पावर 1, और ये क्या हो गया T1 टू द पावर -2। सिमिलरली U2 की बात करें तो क्या हो जाएगा M2 टू द पावर 1, L2 टू द पावर 1, T2 टू द पावर -2। ये हमारे पास इतनी बातें हो चुकी हैं, इतनी बातें हमने देख लिया। अब यहाँ पे एक और छोटी सी बात हमें याद रखनी है। वो छोटी सी बात क्या है? वो छोटी सी बात ये है कि हमें पता होना चाहिए कि CGS में और SI यूनिट में मास लेंथ टाइम की यूनिट क्या होती है। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा बातें यहाँ पे और देखते हुए चलेंगे। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, इधर लिख लिया CGS, क्या लिखा CGS, और इधर क्या लिखा SI। और मैं लेंथ की बात करूं, किसकी बात करूं, ये CGS हो गया, ये SI हो गया। तो लेंथ जो है CGS में वो कितना हो जाएगा, SI में 1 मीटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। और टाइम की बात का लेंथ हो गया मास, यहाँ पे क्या हो गया 1 kg, यहाँ पे क्या हो गया 1000 ग्राम, ठीक है 1 kg लिखा है, यहाँ पे 1000 ग्राम। टाइम जो है यहाँ पे भी क्या है 1 सेकेंड, यहाँ पे भी जो है 1 सेकेंड है। तो ठीक है, यहाँ तक की बातें हमारे पास हो चुकी हैं। अब हमें क्या करना है कि इस फार्मूले में वैल्यू पुट करना है और हमें जवाब आ जाएगा। तो इसके लिए मैं फिर से क्या करूँगा, एक पेज ऐड कर लेते हैं और वहाँ से हम देखते हैं। तो हमारे पास देखिए फार्मूला यहाँ पे हम पहले से निकाल चुके हैं, फार्मूला हम पहले से निकाल चुके हैं। यदि यहीं से कंटिन्यू करना चाहें तो अब हमें देखिए N2 जो है निकालना है। N1 1 डाइन पहले से दिया गया, 1 रख लिया। M1 जो है, M1 की बात कर रहे हैं, चलिए यहाँ से मैं फिर से वैल्यू को ऐड कर दूंगा। ये हमारे पास फार्मूला आ चुका है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपसे फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, CGS एक सिस्टम हो गया और एक क्या हो गया हमारे पास SI हो गया, क्या हो गया SI हो गया। और हम बात कर रहे हैं बेसिक लेंथ के लिए, बात कर रहे हैं लेंथ मास टाइम। तो SI में जो लेंथ है वो कितना है, SI में जो लेंथ है वो है 1 मीटर। तो यहाँ पे इसके बराबर क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे मास जो है 1 kg है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 ग्राम हो जाएगा। यहाँ पे टाइम 1 सेकेंड है, तो यहाँ पे भी टाइम क्या होगा 1 सेकेंड होगा। ठीक है, और मैंने आपसे कहा था Q इक्वल टू जो है वो क्या है N1 U1 इक्वल टू N2 U2। और ये सिस्टम किस में है, ये सिस्टम हमारा है CGS में, और ये सिस्टम किस में है SI में। N1 इक्वल टू दिया गया है पहले से कितना 1 डाइन, और इस सिस्टम में हमें क्या निकालना है N2 इक्वल टू हाउ मेनी न्यूटन होगा, ये हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 1 जो है वो किसके लिए है, 1 जो है CGS के लिए है। तो M1 की बात करें तो N1 की वैल्यू हमारे पास पहले से दिया गया है, N1 की वैल्यू हमारे पास पहले से दिया गया है। तो हम न्यूटन N2 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो N1 इक्वल टू 1 रख दिया। M1 की जो वैल्यू है वो हम यहाँ से देख लेते हैं। M1 इक्वल टू क्या है, M1 किस में है CGS में है, तो M1 इक्वल टू है 100 ग्राम, क्या है 100 ग्राम, 100 ग्राम। और हमारे पास M2 कितना है, ये है 1, कितना है 1। फिर इसके पावर क्या हो गया, इसके पावर हमारे पास फार्मूला आया था फोर्स का, फोर्स इक्वल टू
mL_2 इसका मतलब a इक्वल टू कितना आ गया है 1, b इक्वल टू कितना आ गया है 1, c इक्वल टू कितना आ गया है -2। तो इसके पावर मैंने क्या लगा दिया 1 लगा दिया। फिर आप L1 की बात करें तो L1 जो है वो कितना है 100 है। ये 1000 ग्राम होगा, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। ये क्या हो गया 100 हो गया अपान 1, इसके भी पावर 1 हो गया। टाइम जो है 1 सेकेंड दोनों में कॉमन है, और ये क्या हो गया इसके पावर -2। तो 1 के पावर कुछ भी किया जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो N2 इक्वल टू आ गया हमारे पास 10⁻3, और ये क्या आ गया 10⁻2, और ये क्या हो गया 1⁻⁻2। तो ये हमारे पास आ गया 10⁵। तो हमारे पास क्या आया है N2 इक्वल टू 10⁵। तो हम क्या कर सकते हैं कि क्या निकल के आया हमारे पास ये निकल के आया कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास आया N2 इक्वल टू 10⁵ N1 की वैल्यू कितनी थी 1 थी। तो यहाँ पे देखिए डायमेंशन एनालिसिस से हमने यूनिट कन्वर्जन को आसानी से कर लिया। ये मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, बहुत ही जल्दी कर सकते थे, लेकिन आपको पूरा प्रोसीजर पता होना चाहिए, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ तक किया। ठीक है, तो आपने देखा ये क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी बातें करेंगे। आज की क्लास के लिए थैंक यू।